समय 1700 ईस्वी का है, जब हमारे देश के अंदर मुगल साम्राज्य का शासन हुआ करता था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आंवला के इतिहास से जुड़े कई तथ्यों को जानेंगे और आंवला में बने मकबरे की कुछ रहस्यमयी बातों को भी। आप देख रहे हैं द एंशिएंट फैक्ट टीवी यूट्यूब चैनल। आपके सामने दिखाई दे रहा यह मकबरा अब से 350 वर्ष पुराना है। ये मकबरा अली मोहम्मद खान की कब्र पर बनाया गया था। इसी वजह से इसे अली मोहम्मद खान का मकबरा भी कहते हैं। कई सौ साल गुजर जाने के बाद भी ये ऐतिहासिक इमारत आज भी अपनी बुनियाद पर टिके हुए है, लेकिन इसकी देख रेख न होने की वजह से इस इमारत का रंग व रोशनी फीकी पड़ चुकी है। ये मकबरा कुछ ताजमहल की याद दिलाता है, क्योंकि ये मकबरा कुछ हद तक ताजमहल नुमा बना हुआ है। यहाँ के मूल निवासियों से पूछने के बाद कुछ रहस्यमय बातों के बारे में भी जानकारी मिली। यहाँ के लोगों का कहना है कि यह मकबरा एक ही रात में फरिश्तों के द्वारा बनाया गया था। ये फरिश्ते खुदा ने भेजे थे, जो कि एक रात में इस मकबरे को बनाया था। लेकिन इतिहासकार की माने तो ये मकबरा अली मोहम्मद खान की कब्र पर बनाया गया था। ये मकबरा सन 1740 से सन 1750 ईस्वी के बीच बनवाया गया था। यदि हम आंवले के इतिहास को और गहराई से जानें तो इस क्षेत्रफल में अधिक संख्या में आंवला के पेड़ होने के कारण इस जगह का नाम आंवला पड़ा। रोहिल्ला के शासनकाल 1730 से 1774 में यहाँ 1700 मस्जिदें व 1700 कुएं हुआ करते थे। उस समय दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर बुखारा में इसकी तुलना की जाती थी। सन 1774 में अंग्रेजों व अवध के नवाब ने मिलकर आंवला को खूब लूटा और पूरी तरह नष्ट कर दिया। सन 1801 के बाद नस्तानाबूद खंडरों पर यह शहर फिर से बनाया गया। सन 1730 में 1774 तक आंवला रोहिलखंड रियासत की राजधानी रहा। इतिहासकार के अनुसार सन 1200 के आसपास आंवला में दिल्ली के सुल्तानों का टकसाल था, जहां सिक्के ढला करते थे। 500 वर्षों तक रोहिल्लों ने आने से पूर्व आंवला कठेरिया राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। उस समय यहाँ के जमींदार राजा कहलाते थे। यह कठेरिया राजाओं में खड़क सिंह, हरी सिंह, देव व राम सिंह काफी प्रसिद्ध हुए। दिल्ली के सुल्तान निसुद्दीन मोहम्मद ने सन 1254, बलबन और जलालुद्दीन खिलजी ने सन 1291 और फिरोज शाह तुगलक ने सन 1389 से 1385 के मध्य यहाँ पर बड़ी सेनाओं के साथ आक्रमण करके राजपूतों को दबाया। दुर्जय सिंह यहाँ के अंतिम राजा थे। सन 1730 में रोहिल्लों ने आंवला पर अधिकार किया। रोहिल्लों के अली मोहम्मद खां, बख्शी सरदार खां और अहमद खां यहाँ के नवाब हुए। अंग्रेजों ने इस शहर पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया और आंवला के स्थान पर बरेली को रोहिलखंड का मुख्यालय बनाया। आंवला को केवल तहसील रहने दिया। सन 1857 में आंवला 11 महीने अंग्रेजों से आज़ाद रहा। उस समय कल्लन खां यहाँ के नजीम बने। सन 1920 के बाद सभी स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ की जनता ने हिस्सा लिया, यातनाएं झेली और जेल भी गए। इस मकबरे के चारों ओर खजूर के पेड़ हुआ करते थे, जो कि इस मकबरे की और भी अधिक शोभा को बढ़ाते थे। लेकिन आज इस मकबरे की तरफ कुछ ही पेड़ रह गए। इस मकबरे के चारों तरफ 4 गुंबदें हैं, जिसके बीच में एक गुंबद है। इन चारों गुंबदों के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। इन चारों गुंबदों से आप पूरे आंवला शहर को देख सकते हैं और इनके बीच बनी ये बड़ी गुंबद को आप
एक समान चारों गुंबदों से देख सकते हैं। इन गुंबदों में ऊपर जाने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि एक महल में आप पहुंचे हो। इस मकबरे की एक और बात जो आप सभी को चौंका देगी, इसमें बनी गोलाई, आर्च व इन पे करी गई कारीगरी बिना किसी टेक्नोलॉजी के बनाई गई थी। उस वक्त न कोई सरिया का यूज हुआ करता था इन गोलाई भरे आर्च बनाने के लिए। आज की इमारतें देखें तो हर प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज करके हम किसी भी प्रकार का आज की इमारतों को हम शेप देख सकते हैं, लेकिन अब से कई सौ साल पहले बना हुआ यह मकबरा बिना किसी टेक्नोलॉजी के बनाया गया था और चारों तरफ से देखने पर एक जैसा ही दिखाई देता है। यह मकबरा एक वर्गाकार शेप में बना हुआ है। हालांकि औला का सबसे बड़ा महत्व 1700 के दशक के दौरान था। 1730 में रोहिल्ला नेता अली मोहम्मद खान ने स्थानीय कठहरिया शासक दूजा सिंह की हत्या कर दी थी। अली मोहम्मद खान ने फिर औला पर अधिकार कर लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। औला ने 1/4 सदी से भी अधिक समय तक रोहिल्ला परिसंघ की राजधानी के रूप में कार्य किया और कई रोहिल्ला नेताओं को यहाँ दफनाया गया और इसके कई स्मारक बर्बाद हो गए। 1713 में इसे एक तहसील की सीट बना दिया गया था और यह फिर से एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, जिसमें संपन्न वाणिज्य और अनाज का एक बड़ा निर्यात था। स्थानीय परंपरा के अनुसार शहर की ऊंचाई पर 1700 से कम मस्जिदें नहीं थीं। रोहिल्ला द्वारा अपनी राजधानी बरेली ले जाने के बाद औला ने अपना महत्व खो दिया और इसके कई स्मारक बर्बाद हो गए। इस मकबरे के बाहर एक बहुत बड़ा प्रांगण है जो कि चारों तरफ फैला हुआ है। मकबरे के आगे की एरिया पर 3 द्वार बने हुए हैं जो कि धनुषाकार हैं। ऐसे ही 3-3 द्वार तीनों साइड हैं। इस मकबरे को किसी भी साइड से देखें तो एक जैसा दिखाई देता है। मकबरे के चारों तरफ 4 गुंबदें बनाई गई हैं जो कि काफी ऊंचाई पर है। इन चारों गुंबदों के बीच एक बड़ी भी गुंबद है जो कि इन चारों गुंबदों के बीच से देखने पर काफी सुंदर दिखाई पड़ती है। इस गुंबद के ऊपर एक काफी बड़ी चोटी भी है जो कि पुरानी सभ्यता को दर्शाती है। सन 1908 में औला को एक अधिसूचित क्षेत्र बना दिया गया था। सप्ताह में 2 बार दो बाजारों में आयोजित किए जाते थे। एक को महाराज दत्त राम और दूसरे को उप साहिब कहा जाता था। इसकी गलियां संकरी थीं और काफ़ी हद तक कच्ची भी थीं और शहर के उत्तर की ओर एक रेलवे स्टेशन था जो औला खास क्वार्टर के करीब था। तहसील कार्यालय उत्तर पूरब में स्थित थे और एक पुलिस स्टेशन, 2 डाकघर, एक पशु पाउंड और एक औषधालय, एक माध्यमिक स्थानीय स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था। इसी गुम्मद के नीचे अली मोहम्मद खान की कब्र बनी हुई है। इस मकबरे के बाहर एक मोटी दीवार भी बनाई गई थी जो मकबरे को चारों तरफ से घेरती है, लेकिन आज ये दीवार भी ढह चुकी है। मकबरे के अंदर काफी आलेखन और चित्रकारी से इनकी छतों को बनाया गया था, लेकिन लंबे समय के बाद इनकी आलेखन व चित्रकारी बहुत हद तक खराब हो चुकी है। इस मकबरे के ऊपर हुए प्लास्टर आज भी अपनी जगह पर टिके हुए हैं, लेकिन आंधी तूफान व बारिश के पानी के जाने से अब ये प्लास्टर भी अपनी जगह छोड़ रहा है। ये प्लास्टर पहले बहुत मजबूत हुआ करता था। इसकी देखरेख न होने की वजह से और इसमें बरसात के पानी जाने की वजह से अब ये प्लास्टर हल्के हल्के छूट रहा है। अगर ये ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो काफ़ी सालों बाद कहीं ये मकबरा अपनी जगह न छोड़ दे। ये ऐतिहासिक इमारत सदा सदा के लिए
इतिहास के पन्नों में लिखी रह जाएगी।